नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि यहाँ पर मारवा हाउस में यहाँ पर सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। तभी अनिका यहाँ पर अपनी फॉर्मल ड्रेस में आती है, जो कि जिसने डिसीजन ले लिया था कि वो यहाँ मारवा ग्रुप ऑफ कंपनी को संभालेगी। इधर जैसे वो नीचे आती है तो सुहासिनी मारवा उसे कहती है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा बेटा, फाइनली तुमने ये डिसीजन ले लिया। और अनिका की इस खबर के बाद तो वहाँ पर मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में भी उसके वेलकम की पूरी तैयारियां हो चुकी थी। अब यहाँ पर अनिका कहती है, हाँ, क्योंकि मिस्टर मारवा का ये सपना था और उसका सपना मुझे पूरा करना है। और वो ये कहते हुए वहाँ से निकल जाती है। जैसे ही अनिका यहाँ से निकलती है तो सुहासिनी मारवा तो बस उसे ही जाते हुए देख रही थी। अनिका के इस बिहेवियर को देखकर तो यहाँ पर सुहासिनी मारवा को भी बहुत ही बुरा जरूर लग रहा था, लेकिन वो ये बात भी अच्छी तरह से जानती थी कि जो इस वक्त अनिका के ऊपर बीत रहा है वो कुछ कम नहीं है और शायद उसी की वजह से ही अब उसके बिहेवियर में ये इतना चेंज आया है जो उसे लाजमी भी लग रहा था। तो उधर हंसराज मारवा और पंकज मारवा, इन दोनों को अनिका का ये बिहेवियर देखकर और भी बुरा लगता है। और अब हंसराज मारवा यहाँ पर आग में अपना घी डालते हुए ही कहते हैं, माँ आपको नहीं लगता है क्या, ये अनिका कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रही है। अरे जब से ये फ्रांस की रानी बनी है ना, उसके बाद से तो ये बहुत ही ज्यादा हो गया है इसका। देखो कितना एटीट्यूड। उसने हम सब के साथ बैठकर यहाँ पर ब्रेकफास्ट करना भी जरूरी नहीं समझा। और वो तो छोड़ो, बस आप से बात करके यहाँ से निकल गई। क्या उसे हम भी यहाँ पर बैठे हुए दिखाई नहीं दिए। और देखो माँ, मुझे पक्का पता है कि आपको भी मैं ही गलत लगूंगा, जैसे हमेशा से लगता आया हूँ, क्योंकि आपको मेरी हर बात गलत लगती है। बस आपको रोहित और धनंजय की बातें ही अच्छी लगती थी। और अब उनके जाने के बाद मुझे ऐसे लग रहा है कि अब अनिका की ही बातें आपको सही लग रही हैं। अब तो सच कहूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है आप मेरी माँ ना होकर बस अनिका की ही माँ है। इधर जैसे ही हंसराज मारवा ये सब कहता है तो सुहासिनी मारवा उसके तरफ अपनी आंखें निकालती है और कहती है, चुप कर हंसराज, कुछ भी बोलता रहता है। अब उसकी इस बात को सुनकर अब हंसराज मारवा कहता है, वैसे मैं गलत क्या कह रहा हूँ। तुम देखो माँ, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा। अरे उसे आपको मारवा ग्रुप ऑफ कंपनी का हेड आपने ही उसे बनाया है। अगर आप उसे कंपनी का हेड नहीं बनाती तो हमें भी ये सब देखने को नहीं मिलता। और वैसे भी वो तो राजमहल को संभाल रही है ना, वो तो राजमहल की रानी बनी हुई है, तो उसे तो यहाँ पर कुछ चाहिए भी नहीं था। तो फिर आपने उसे हेड क्यों बनाया। अरे उसे अपने राजमहल का ही काम पूरी तरह से करने देती। हंसराज की इस बात को सुनकर अब सुहासिनी मारवा कहती है, मैंने उसे जो यहाँ पर जो भी कुछ सोचकर हेड बनाया है वो मैंने अच्छी तरह से सोचकर बनाया है। और एक बात तुम बिल्कुल भी मत भूलो हंसराज, मेरा डिसीजन सर्वोपरि है, क्योंकि एक रोहित ही था जो इस कंपनी को खैर अच्छी तरह से संभाल सकता था और जिसके रिजल्ट भी हमारे सामने थे। लेकिन खैर अब होनी के आगे किसकी चल सकती है। भगवान को जो मंजूर था वो हुआ, लेकिन अब जब रोहित इस कंपनी को नहीं संभाल सकता तो रोहित के जाने के बाद सच कहूँ तो मुझे पूरा का पूरा विश्वास फिर धनंजय के ऊपर ही था कि रोहित के एब्सेंस में एक धनंजय ही वो आदमी था जो इस कंपनी को अच्छी तरह से संभाल सकता था। लेकिन वो क्या है ना कि फूटी किस्मत तो मेरी है कि मुझे ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं। अरे रोहित के साथ तो ये सब हुआ ही हुआ, लेकिन अब तो धनंजय की मौत के बाद मुझे कोई उम्मीद दिख ही नहीं रही थी कि आखिर इस कंपनी को कौन संभालेगा। और जिस तरह से कंपनी दिन पर दिन लॉस में जाती जा रही थी, उसे देखकर तो मुझे बस यही चिंता हो रही थी। बस मेरी आखिरी उम्मीद बस अब एक अनिका पर ही थी कि वो किसी भी तरह से इस कंपनी को संभालने के लिए तैयार हो जाए। हालांकि कितनी बार ही मैंने कोशिश नहीं की कि मैं अनिका को समझाऊं, लेकिन अनिका मेरी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं थी।
लेकिन देर ही सही मुझे अब भी खुशी हो रही है कि एटलीस्ट उसने ये डिसीजन लिया कि वो अब मारवा ग्रुप ऑफ कंपनी को संभालेगी। अब मुझे पूरा भरोसा है कि अनिका ही अब वो है जो अब इस कंपनी को फिर से ऊंचाइयों की तरफ लेकर जा सकती है। अपना सपना भले ही ना समझकर, लेकिन वो रोहित का सपना समझकर तो इस कंपनी को फिर से उन्हीं ऊंचाइयों की तरफ लेकर जाएगी जो रोहित के समय पर थी। मेरी तो अब सच बताऊं क्या ही जिंदगी है। मेरे लिए तो सच में ये जिंदगी अब एक दुखों का पहाड़ जैसा दिख रहा है। अब बस मुझे अनिका के ही ऊपर उम्मीद है। अब सुहासिनी मारवा की इस बात को सुनकर अब पंकज मारवा अब यहाँ पर सुहासिनी मारवा को तो कुछ नहीं कहते, लेकिन अब वो यहाँ पर अपने भाई की तरफ अपने मुंह को करते हैं और धीरे से फुसफुसाते हुए अब हंसराज मारवा से कहते हैं, अच्छा ही हुआ भाई कि वो धीरज मर गए। अच्छा हुआ कि वो धनंजय मर गया। अरे अगर धनंजय नहीं मरता तो फिर तो मुझे पूरी तरह से भरोसा था कि ये उन्हें ही कंपनी का हेड बना देती। और वैसे भी वो तो बचपन से ही राजमहल के लिए था ना, तो सोचो। लेकिन अब भी हमारी मुसीबत कौन सा कम हुई है। सेम यहाँ पर अब अनिका के मामले में भी तो हो रहा है ना, क्योंकि अनिका के हाथ में भी अभी राजमहल का भी सब कुछ है। वो राजमहल की रानी भी है और साथ के साथ अब यहाँ पर मारवा ग्रुप ऑफ कंपनी की हेड भी। और सच कहूँ धनंजय के लिए तो मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि वो जल्दी से हमारे रास्ते से निपट गए। वैसे भी कुछ ही दिनों के मेहमान थे ना वो, क्योंकि अगर वो खुद इस तरह से नहीं मरते तो फिर तो हम उसे अपने रास्ते से हटा देते। पंकज की इस बात को सुनकर अब यहाँ पर हंसराज मारवा कहते हैं, हाँ अच्छा होता कि उसके साथ वो माँ और बेटे भी मर जाते। सच कहूँ तो मन तो मेरा बहुत ही करता है कि मैं अपने हाथों से उन माँ बेटे यानी कि रोहित और आयशा को भी मार दूं। धनंजय तो हमारे रास्ते से निकल चुका है, लेकिन अभी भी हमारे सिर पर ये दो खतरे हैं ही, क्योंकि जब से उन्होंने यहाँ पर आयशा यानी कि नताशा का जब से ये रूप देखा था तब उसके बाद से तो उन्हें आयशा और भी फूटी आंख नहीं सुहाती थी। लेकिन अब वो बस रोहित और आयशा इन दोनों को भी अपने रास्ते से हटाना चाहते थे। अभी यहाँ पर हंसराज मारवा ने पंकज से अभी इतना ही कहा था कि तभी अब पंकज मारवा अब उनके कान में फुसफुसाते हुए उन्हें रोकते हुए कहती है, रिलैक्स भाई, देखो जो कहना है हम अकेले में इसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये मत भूलो अभी हम यहाँ पर डाइनिंग टेबल पर हैं। और आपको तो पता ही है ना कि वो आयशा भाभी के पिता यानी कि वो मिस्टर यशपाल अग्रवाल, उन्होंने क्या धमकी दी थी। आपको उनकी धमकी याद है या फिर आप उनकी धमकी को भूल गए हैं। देखो आपका तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ मुझे उनकी धमकी पूरी तरह से याद है। मैं अभी इस दुनिया को छोड़कर नहीं जाना चाहता। मुझे अभी भी इस दुनिया में जीना है। अरे अभी मेरी उम्र ही क्या हुई है। इसलिए देखो यहाँ पर मैं तो आपको भी यही कहूँगा कि यहाँ पर बैठकर ये सब बातें मत करो, क्योंकि अगर किसी ने भी ये सुन लिया कि आप रोहित और आयशा को भी धनंजय के साथ मारना चाहते हो तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। खैर धनंजय तो हमारे रास्ते से हट ही चुका है, लेकिन अब बारी इन दोनों की है। अब यहाँ पर पंकज मारवा की ये बात सुनते ही अब हंसराज मारवा कहते हैं, हाँ मुझे सब याद है पंकज, तू चिंता मत कर। अरे मुझे भी पता है कि यशपाल अग्रवाल ने क्या धमकी दी थी, और तुम्हें जरूरत नहीं है बार बार मुझे वो धमकी याद दिलाने की। आखिर तू भैया क्या करना चाहता है बार बार उस धमकी को याद दिलाकर। देख मुझे डराने की कोशिश मत कर। वैसे भी अब जो होना था वो तो हो ही चुका है, क्योंकि जो हाल अभी रोहित का है उसे देखकर तो मुझे एक चीज़ तो पूरी तरह से मैं निश्चित हूँ कि अब वो कभी ठीक तो नहीं होने वाला है। और रही बात आयशा की, तो वो तो खुद अपने बेटे के साथ ही इतनी बिजी रहेगी कि वो अब हमारे रास्ते में यहाँ पर आएगी ही नहीं। इवन मैं तो सच कहूँ तो मैं उस यशपाल अग्रवाल का थैंक यू करना चाहता हूँ कि वो उन दोनों को यहाँ पर मारवा हाउस से ले गया। आखिर भला मारवा हाउस से उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों लें। अरे वो माँ बेटों का भी यहाँ पर क्या काम है। अब जब धनंजय भी नहीं रहा तो अब वो दोनों भी यहाँ पर क्या करेंगे। और वैसे भी जब तक रोहित मारवा ग्रुप ऑफ कंपनी का हेड था तब तक तो एक बात अलग थी, क्योंकि तब तो हम भी शायद उसे यहाँ से नहीं निकाल सकते थे। लेकिन देखो अब तो लग रहा है भगवान भी हमारे फेवर में है, क्योंकि उन्हें रोहित की हालत ही ऐसी कर दी कि अब देखो वो खुद ब खुद ही हमारे रास्ते से हट गया। लेकिन अब मैं प्रे करूँगा कि वो कभी भी अब ठीक ही ना हो। लेकिन सच कहूँ मेरे दिमाग में अभी भी एक सवाल है जो मुझे जीने ही नहीं देता। हंसराज मारवा
की ये बात सुनकर अब पंकज मारवा अब उसकी तरफ देखता और अब धीरे से फुसफुसाते हुए ही कहता है, क्या क्या सवाल है भैया, कौन सी बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है। पंकज की इस बात को सुनकर अब हंसराज मारवा कहते हैं, सच सच कहूँ तो पंकज, मुझे तो ये समझ में नहीं आता, कहाँ यशपाल अग्रवाल जैसा एक अमीर आदमी जो कि एक डायमंड किंग है, जिसके पास ना जाने कितनी ही पावर है, कितना ही पैसा है, वो कितना अमीर आदमी है, और कहाँ उसकी ये बेटी। अरे सच कहूँ तो मुझे कई बार शक होता है कि आयशा उसकी बेटी कैसे हो सकती है। तुम्हें याद है ना, या तुम भूल गए हो कि आयशा की जब मुझसे शादी हो रही थी तो वो उस समय कितनी गरीब थी। अरे मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि जब उसका पिता इतना अमीर था तो उस समय वो गरीबी में अपने दिन क्यों काट रही थी। और अगर ऐसा ही था तो क्या क्योंकि तुझे तो याद है ना, उस समय उसके पास अपनी माँ के इलाज के लिए भी पैसे नहीं थे। तब उसका ये पिता सामने क्यों नहीं आया, जो भी एकदम से उनके रोहित और आयशा के लिए सामने आ गया। मुझे ये बात बड़ी ही अजीब लग रही है, लेकिन सच कहूँ तो सच में दोनों में कोई भी समानता नहीं है। मुझे तो ये दोनों बाप बेटी लगते ही नहीं हैं। जहाँ आयशा ऐसी दबी हुई सी, ऐसी डरपोक सी, हालांकि अब जब से वो यहाँ पर आई है कई बार उसकी एक स्प्लिट पर्सनैलिटी बन जाती है, जो एकदम इसकी पर्सनैलिटी से विपरीत होती है। लेकिन फिर भी अगर मैं कंपेयर करूँ तो ये मुझे उसके यशपाल अग्रवाल की बेटी ही नहीं लगती। अब उसकी इन बातों को सुनकर अब पंकज मारवा कहते हैं, हाँ भाई, ये बात तो आप सही कह रहे हो। सच में मैंने भी जब यशपाल अग्रवाल को देखा, आपने देखा उसका ऑरा कितना भयंकर था। सच में कहाँ वो और कहाँ आयशा भाभी। मुझे तो सच में इन दोनों के बीच में दिन रात का फर्क नजर आ रहा है। मुझे भी एक पल के लिए ये समझ में नहीं आया कि आखिर वो इसके पिता कैसे हो सकते हैं। एनीवे, ये हमारी सिरदर्दी नहीं है। जो भी हो, हमारे लिए तो भी यही अच्छा है कि अब ना तो वो रोहित यहाँ पर मारवा हाउस में है और ना ही वो आयशा। और देखना भाई, धीरे धीरे ये निका गुलेरिया भी यहाँ से जल्द ही मारवा हाउस से निकल जाएगी, क्योंकि देखना ये भी इस कंपनी को ज़्यादा लंबे समय तक नहीं संभाल पाएगी और फिर हमारा मकसद जरूर कामयाब होगा। फिर हम इस कंपनी के हेड होंगे। जहाँ पर ये दोनों अभी अपने फिर से प्लानिंग में लगे हुए थे, क्योंकि इन्हें अभी भी ये उम्मीद थी कि वो मारवा ग्रुप ऑफ कंपनी को फिर से हासिल कर सकते हैं, क्योंकि अब उनके रास्ते से रोहित भी हट चुका था और धनंजय भी। क्योंकि रोहित के मामले में तो उन्हें लग रहा था कि रोहित अब कभी रिकवर नहीं कर पाएगा और धनंजय तो अब इनकी नज़रों में यहाँ इस दुनिया में ही नहीं था। जहाँ यहाँ टेबल पर अब सभी एक दूसरे से धीरे धीरे ऐसे बातें कर रहे थे तो और साथ के साथ अपना खाना एंजॉय कर रहे थे। तो वहीं सुहासिनी मारवा का चेहरा तो आज बिल्कुल ही मुरझाया हुआ था। सुहासिनी मारवा को देखने से साफ साफ पता चल रहा था जैसे उसके मन में भी कोई भूचाल आया हुआ है। वो अपने मन में बहुत कुछ सोच रही थी। अब सुहासिनी मारवा अब अपने मन में ही कहती है, मुझे तो सच में यकीन ही नहीं होता है कि धनंजय रे मेरा बेटा, जो मेरा सबसे बड़ा बेटा था, वो भी इस दुनिया में ही नहीं रहा। अब सच कहूँ तो मुझे उसके लिए बहुत ही बुरा लग रहा है। अरे मेरी तो कितनी जिंदगी निकल गई ये सोचते हुए कि धनंजय कभी तो मुझे जैसे वो उसे अवंतिका को अपनी माँ मानता था उतना दर्जा देगा, लेकिन अफसोस की ये बात है उसने मुझे वो दर्जा तो कभी ही नहीं दिया। अरे धनंजय अब नहीं रहा, इस बात पर तो यकीन हो ही नहीं रहा। लेकिन सच कहूँ तो मेरा बेटा जिंदे जी कभी मेरा बन भी नहीं पाया। मैंने कितनी ही कोशिशें की कि मैं उसे उस राजमहल से यहाँ पर लेकर आ जाऊं, लेकिन नहीं, उसे तो बस उस राजमहल में ही शायद अपने प्राणों को त्यागना था। अरे कितनी कोशिशें की थी मैंने। जब अवंतिका मरी थी तो उस समय तो वो सिर्फ 5 साल का ही था। अरे एक 5 साल का बच्चा क्या ही होता है उसका मन एक मिट्टी की तरह, गीली मिट्टी की तरह होता है, जिसको हम जैसे जिस ढांचे में डालेंगे वो बस उसी ढांचे में डल जाती है। लेकिन धनंजय के मामले में तो धनंजय तो पता नहीं कौन सी मिट्टी का था। मैंने उस समय भी उसे कितनी समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मेरी बात बिल्कुल भी नहीं माना। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जान तो बस उस राजमहल में ही है।
लेकिन अब मैं क्या करूं? अरे मैं धनंजय के लिए क्या फील कर रही हूँ ये मैं अब किसे बताऊं जाकर, क्योंकि मैं एक माँ हूँ। अरे भले ही मैंने धनंजय की परवरिश नहीं की, भले ही मैंने उसे पाल पोस कर बड़ा नहीं किया, लेकिन अब भी मेरा मन उतनी ही पीड़ा में रोता है जितना जब मुझे उसकी मौत की खबर सुनाई दी थी। अरे पहले जब मुझे उसकी मौत की खबर सुनाई दी थी 15 साल पहले, तब तो मैंने अपने आप को संभाल लिया था। लेकिन जब भगवान ने मुझे दोबारा से फिर से उसकी शक्ल दिखाई, उसके बाद अब फिर से जो ये सब हुआ, अब तो ऐसा लग रहा है, हे भगवान अब तो सच में मुझे ही अपने पास बुला ले, क्योंकि अब ये इतना दर्द मुझसे सहा नहीं जा रहा। एक तो अब रोहित की भी ऐसी हालत है, और दूसरा धनंजय तो मेरा बच्चा भी इस दुनिया में ही नहीं है। सच में मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं? लेकिन देखो यहाँ तो फिर भी सबको बस मारवा ग्रुप ऑफ कंपनी की लगी हुई है, हेड बनने की लगी हुई है। जहाँ एक तरफ सुहासिनी मारवा अब यहाँ पर अपने दुख को अंदर ही अंदर रियलाइज कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ इधर पेरिस में यहाँ पर एक ब्लैक पैलेस में यहाँ पर राजेश्वर पीरामल अभी अपने पैलेस में ही थे, जहाँ पर बहुत सारा अंधेरा था। राजेश्वर पीरामल यहाँ पर एक तरफ देख रहे थे, क्योंकि यहाँ पर उनके सामने एक आदमी लेटा हुआ था जिसकी उम्र 55 से 60 साल की थी। इस आदमी को राजेश्वर पीरामल यहाँ पर बड़े ही ध्यान से देख रहे थे, और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इसे देखते हुए उसके दिमाग में ना जाने क्या क्या चल रहा हो। अब उसे कुछ देर तक ऐसे ही घूर कर देखने के बाद अब वो यहाँ पर अपने बगल में जो कि उनका एक खास आदमी खड़ा था, अब अपने उस खास आदमी से कहते हैं, देखो हम जीते नहीं हैं। मैं मानता हूँ कि हम इस जंग में हार गए, लेकिन हाँ एक सच ये भी है कि हम अगर जीते नहीं हैं तो हम हारे भी नहीं हैं, क्योंकि हमने सच में कुछ तो किया ही है। अब ये सुनते ही अब उनके पास खड़ा उनका वो खास आदमी कहता है कि उस धनंजय ने सच में क्या हालत कर दी है हमारे सूर्या की। अरे देखो ना, सूर्या को जिंदा लाश बनाकर छोड़ दिया है। सच में सूर्या की ये हालत देखकर तो मन इतना रोता है ना बॉस, मैं आपको बता नहीं सकता। उसकी इस बात को सुनकर अब यहाँ पर राजेश्वर पीरामल कहते हैं कि हाँ लेकिन क्या ही फर्क पड़ता है, क्योंकि देखो सूर्या की भले ही आज ये हालत है, लेकिन मैं फिर भी इस चीज़ से खुश हूँ कि हम उसे एक ना एक दिन ठीक तो कर ही लेंगे। लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि मैंने अपना बदला तो पूरा ले लिया है। अरे वो धनंजय मर गया, हाँ उसके इससे बड़ा बदला और क्या होगा, क्योंकि धनंजय ने ही सूर्य की ये ऐसी हालत की थी ना, और सोचो उसके बाद धनंजय के साथ क्या हुआ। इसीलिए ही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर हम ये बाजी जीते नहीं हैं तो हम ये बाजी हारे भी नहीं हैं, क्योंकि हमने इस बाजी में धनंजय को मार गिराया, और साथ ही हमारे वो तीनों लोग भी तो हमारे साथ आ गए हैं। सच में मैंने नहीं सोचा था कि हमारी एक ही बाजी से जबकि हम इतने सालों से अपने उन तीनों आदमियों को अपने साथ लाने की कोशिश कर रहे थे, और सच में मुझे यकीन भी नहीं हुआ कि वो इतनी जल्दी अचानक से ऐसे हमारे पास आ गए। और सच कहूँ तो इसका क्रेडिट तो सिर्फ मुझे ही जाता है। क्यों देवराज, क्या लगता है तुम्हें? क्योंकि यहाँ पर अब राजेश्वर पीरामल के साथ में यहाँ पर देवराज गुलेरिया भी खड़े हुए थे, जो कि वो राजेश्वर पीरामल के साथ ही सूर्य को बड़े ही ध्यान से देख रहे थे। इधर राजेश्वर की इस बात को सुनने के बाद अब देवराज गुलेरिया अब यहाँ पर कुछ नहीं कहते, वो बस अब अपने मन में ही कहते हैं, अगर सच कहूँ तो अगर यशपाल अग्रवाल ने उस दिन अपना मास्टर स्ट्रोक नहीं खेला होता ना, अगर उस समय उन्होंने इतना धांसू प्लान नहीं बनाया होता, तो सच कहूँ तो हमारे वो तीनों आदमी हमारे पास ही नहीं होते। सच कहूँ तो वेल प्लेड यशपाल, आई अप्रिशिएट योर स्ट्रेटजी। अरे सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी, और एक बेवकूफ़ राजेश्वर पीरामल है जिसे अभी भी अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर कितना गुमार हो रहा है। अब इसे मैं कैसे कहूँ कि ये स्ट्रेटजी किसकी थी, क्योंकि अगर उस समय यशपाल वहाँ पर नहीं होते, उस समय अगर उन्होंने वो चाल ना चली होती, तो सच कहूँ तो ये राजेश्वर पीरामल उस समय कुछ भी नहीं कर पाते, और इवन ये तो धनंजय को अपने रास्ते से भी नहीं हटा पाते। देवराज गुलेरिया यहाँ पर अपने मन ही मन में यशपाल अग्रवाल
को अप्रिशिएट कर रहा था, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे देवराज गुलेरिया को यशपाल के बारे में सब कुछ पता था, लेकिन वो यहाँ पर राजेश्वर पीरामल को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहता, क्योंकि राजेश्वर पीरामल तो यहाँ पर अपने अपने आप पर ही ज़्यादा प्राउड फील कर रहे थे। तो इधर देवराज गुलेरिया का कोई भी जवाब ना सुनकर उसे अब यहाँ पर उसका कोई भी जवाब ना सुनकर अब राजेश्वर पीरामल अब देवराज की तरफ देखते हैं। जब वो देवराज की तरफ देखते हैं तो देवराज भी बस यहाँ पर शौर्य को ही देख रहे थे, इसलिए अब वो उन्हें देखकर अब राजेश्वर पीरामल कहते हैं, क्या क्या सोच रहे हो देवराज तुम? हाँ, अभी मैंने तुमसे कुछ पूछा है। अब राजेश्वर की ये बात सुनते ही अब यहाँ पर देवराज गुलेरिया भी कहते हैं, कुछ खास नहीं, बस इतना ही कि मेरी तरह हमारे वो तीनों साथी वो भी हमें कुछ भी नहीं बता सकते हैं, क्योंकि देखो ना राजेश्वर, मैं भी कितना कुछ बताना चाहता था, लेकिन सच बात तो ये है कि मैं भी तुम लोगों को ना बोलकर ना लिखकर मैं भी तुम्हें कुछ नहीं बता पाया, क्योंकि उस किंग ने जो हालत मेरी की है वो वही हालत उन तीनों की भी की है, क्योंकि वो भी चाहकर हमें कुछ भी नहीं बता पाएंगे। अरे कैसी हालत कर दी है उन लोगों ने हमारे इन तीनों लोगों की, वैसे ही जो मेरी हुई है। वैसे क्या तुम मुझे बता सकते हो कि कहाँ है वो तीनों? क्योंकि देखो वो तीनों तो हमें मिल गए ना, तो अब तक मेरे सामने वो क्यों नहीं आए हैं? इवन मुझे तो अब तक ये भी नहीं पता है कि आखिर उन तीनों को कहाँ रखा गया है। मैं उन तीनों से मिलना चाहता हूँ, मुझे भी ये देखना है क्या वो सच में उनकी हालत भी सच में मेरे जैसी है या उनकी हालत में कोई इम्प्रूवमेंट है। मुझे तो सच में बड़ा ही गुस्सा आता है उस किंग के ऊपर कि उसने ये सब किया। अरे कितनी ही बातें थी जो मैं अपने मुंह से बताना चाहता था, जितनी ही बातें थी जो मैंने सोचा था लिख कर बता दूं, लेकिन पता नहीं मेरे से ये सब हो ही नहीं रहा। अब यहाँ पर देवराज गुलेरिया की ये बात सुनते ही राजेश्वर पीरामल कहते हैं, उन तीनों का तो पता नहीं, वो यहीं कहीं होंगे। अब उसकी ये बात सुनकर अब यहाँ पर देवराज गुलेरिया हैरानी से बस राजेश्वर पीरामल को ही देख रहे थे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि आखिर राजेश्वर पीरामल को ये सब क्यों नहीं पता। अब उसकी इस बातों को सुनकर अब वो अपने मन में सोचते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो यशपाल के पास ही हो, कहीं वो उन्हें अपने साथ तो नहीं लेकर गए। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? सच में मैं जो इस शख्स के बारे में सोच रहा था ये तो बिल्कुल एकदम बेवकूफ़ है। इसे बस अपने गुणगान के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देता। एक तरफ जहाँ पर देवराज गुलेरिया यहाँ पर राजेश्वर पीरामल को अपने मन ही मन में गालियाँ दे रहे थे, तो इधर दूसरी तरफ यहाँ पर लंदन में इधर अपनी ही सोच में खोई हुए अनंता, जो कि अपनी सोच में खोई हुई थी, उसे देखकर अब यहाँ पर भाग्यश्री को उसकी चिंता होती है, क्योंकि अनंता काफ़ी देर से ही ऐसे लाइक स्टैचू खड़ी हुई थी। इसलिए अब यहाँ पर भाग्यश्री अब उसे उसकी सोच से बाहर लाते हुए कहती है, मैडम क्या सोच रही हैं आप? और अब रोहित पापा ठीक हैं? देखो मुझे याद है कि 6 महीने पहले जब उन्हें किडनैप किया गया था। अब यहाँ पर भाग्यश्री बस इतना ही कहती है, क्योंकि वो बस यहाँ पर अनंता को उसकी सोच से बाहर लाना चाहती थी। उसने यहाँ पर 6 महीने पहले की ये बात तो छेड़ी थी, इससे पहले वो कुछ और भी आगे कहती कि तभी उसकी बात को बीच में काटते हुए ही अब यहाँ पर अनंता कहती है, मैं एक अच्छी नानी नहीं हूँ भाग्यश्री। देखो तुम्हें तो पता ही है ना कि अगर हमने वहाँ पर जाने में उस वक्त थोड़ी सी भी देर की होती ना, या मैं यूँ कहूँ कि अगर रोहित वहाँ से उन लोगों से बचकर भागा नहीं होता, तो सच कहूँ तो उस बर्फीली पहाड़ियों के बीच में हम कुछ भी नहीं कर पाते। मेरा बच्चा तो सच कहूँ उसी समय ही वहीं पर ही खत्म हो जाता। अरे मैं अपने बच्चे को नहीं बचा पाई। काश मैं और भी पहले वहाँ पर पहुँचती तो मैं अपने बच्चे को बचा सकती थी, और अगर मैं उसे बचाती तो शायद उसकी ये हालत नहीं होती। और सच कहूँ तो इस बात का रिग्रेट अब मुझे पूरी जिंदगी रहेगा। मैं सच में मैं दुनिया के सामने इसलिए मरी हुई थी ताकि मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकूँ, जैसे किंग कर रहे थे। लेकिन सच कहूँ मेरा इस तरह से अपनी फैमिली से दूर रहकर छिपने का भी क्या फ़ायदा, जब मैं अपनी फैमिली को वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड ही नहीं करा पाई जो मुझे उसे करा देनी चाहिए थी। काश उस समय मैं वहाँ पर समय पर पहुँच पाती। और ये कहते हुए ये यहाँ पर अनंता की आंखों में एक नमी थी, क्योंकि अनंता को अभी भी 6 महीने पहले जो भी कुछ हुआ था वो सब याद करके अब उसे बहुत ही दुख हो रहा था, और साथ के साथ उसे अफसोस हो रहा था कि उसे जो उस समय
करना चाहिए था वो उसने सही समय पर नहीं किया। हालांकि ये बात तो भाग्यश्री अच्छी तरह से जानती थी कि अनंता उस समय जो कर सकती थी उसने बिल्कुल सही किया था। तो वहीं अब भाग्यश्री उनकी बातों को सुनकर कहती है, मैडम मैडम आप चिंता मत कीजिए, वैसे भी आप जो कर सकती थी आपने वही किया। और मैडम लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। अब जैसे ही उसने ये बात कही तो अनंता भाग्यश्री की तरफ अब अपनी आंखों को पोंछते हुए देखती है और कहती है, कौन सी बात समझ में नहीं आई भाग्यश्री, मुझे बताओ। अब यहाँ पर ये सुनते ही अब भाग्यश्री कहती है, मैडम युवराज अब अभी भीमेश्वरी गांव में क्यों गए हैं, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा वो उस गांव में क्या करना चाहते हैं। अब भाग्यश्री की इस बात को सुनने के बाद अब यहाँ पर अनंता कहती है, आने वाले वक्त में तुम्हें सारे ही सवालों के जवाब मिल जाएंगे भाग्यश्री, बस थोड़ा सा सब्र करो, बस अब वक्त ज़्यादा नहीं है, तुम्हें जल्द ही इन सब सवालों के जवाब पता चलेंगे कि आखिर रोहित वहाँ पर क्यों गया है। और वैसे भी अगर मैं सच कहूँ तो मेरे ख्याल से मुझे अब ऐसा लग रहा है कि अब सिकंदर और स्वाति दोनों की खोज भी बस अब पूरी होने ही वाली है। अरे जिसके लिए इन दोनों ने यहाँ पर इतना बड़ा त्याग दिया था, जिसके लिए उन्होंने यहाँ पर अपनी फैमिली को छोड़कर पूरी दुनिया के सामने अपनी मौत का नाटक किया था, अब यहाँ पर उनकी अब उन्हें सच में वो सब मिलने वाला है जिस खोज के लिए उन्होंने ये किया था। एंड आई होप जैसा मुझे लग रहा है बिल्कुल वैसा ही हो। एक तरफ जहाँ पर अनंता और भाग्यश्री ये सब सोच रहे थे, क्योंकि अनंता को अभी भी गिल्ट था कि वो चाहती तो सही समय पर सब कुछ कर सकती थी और रोक सकती थी। तो इधर दूसरी तरफ पेरिस में यहाँ पर राजीव गुलेरिया के पैलेस में राजीव अभी भी अपने लैब में बैठा हुआ एक किताब को पढ़ रहा था। राजीव यहाँ पर उस किताब को पढ़ने में इतना मगन था कि उसके आसपास क्या हो रहा है उसे किसी भी चीज का बोध भी नहीं था। राजीव जब इस किताब को पढ़ रहा था कि तभी उसके कानों में अब अंजलि की आवाज आती है, जो कि काफी तेज थी, क्योंकि अंजलि काफी देर से राजीव बोल रही थी। लेकिन राजीव इस किताब को पढ़ने में इतना मगन था कि उसके कानों में अंजलि की आवाज जा ही नहीं रही थी। अब जब अंजलि ने देखा कि राजीव उसकी किसी भी बात का कोई जवाब ही नहीं दे रहा है तो अंजलि को गुस्सा आता है और अब वो यहाँ पर पूरी जोर के साथ चिल्लाते हुए राजीव का नाम लेती है। जब यहाँ पर अंजलि इतनी जोर से चिल्लाई तो अब ये आवाज उसके कानों में जाती है और अब इसे सुनकर अब राजीव जल्दी से अंजलि की तरफ देखता है और अब राजीव अंजलि को वहाँ पर देख कर कहता है, अब क्या हो गया अंजलि, हाँ देखो मुझे बताओ, और पहले ये बताओ आलिशा ठीक तो है ना। अब यहाँ पर उसकी इस बात को सुनकर अब अंजलि कहती है कि क्या मैं इतनी देर से राजीव तुम्हें बोल रही हूँ, लेकिन तुम हो कि मेरी बात को सुन ही नहीं रहे। अब उसकी इस बात को सुनकर अब राजीव कहता है, सॉरी अंजलि, वो क्या है ना कि मैं बस इसे पढ़ने में इतना मगन हो गया था। एनीवे तुम क्या कहना चाहती हो, लेकिन पहले ये बताओ कि आलिशा ठीक तो है ना। अब यहाँ पर सच कहूँ तो मुझे तो समझ में ही नहीं आता है कि क्या करूँ मैं अपनी बेटी के लिए। अरे उसे देख कर मुझे सच में बहुत ही बुरा लग रहा है। पिछले 6 महीने से मैं इसी गिल्ट में ही हूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और सच कहूँ तो मुझे सबसे ज्यादा तो समझ में ये नहीं आ रहा है कि आखिर आलिशा उस गिल्ट में अभी तक क्यों है। आलिशा ने कुछ भी ऐसा नहीं किया है, लेकिन उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि वो अभी भी उसी सदमे में ही है। अब यहाँ पर ये दोनों ऐसी बातें करते हुए अब लैब से सीधा ही यहाँ पर हॉल की तरफ आ रहे थे। और अब जब वो यहाँ पर लैब की तरफ आ रहे थे तो अब राजीव अंजलि से कहता है, क्या हुआ है अंजलि, तुम इस तरह से क्यों चिल्लाई थी, तुमने इसके बारे में तो कुछ बताया ही नहीं। अब उसकी इस बात को सुनकर अब अंजलि मामी कहती है, तुम कब तक हम ऐसे ही हाथ पर हाथ धर कर बैठे रहेंगे। देखो राजीव, मुझसे अब आलिशा की ऐसी हालत नहीं देखी जा रही है। तुम कुछ करते क्यों नहीं हो, क्या तुम अपनी बेटी के लिए कुछ भी नहीं करोगे। अरे तुम तो इतने बड़े साइंटिस्ट हो ना, जो तुम हमेशा अपने लैब में अपना टाइम स्पेंड करते रहते हो, लेकिन अपनी बेटी के लिए तुम कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। अरे कैसे पिता हो तुम। यहाँ पर अंजलि मामी की ये बात सुनते ही अब राजीव कहता है, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ ना अंजलि, तुम्हें क्या लगता है कि आलिशा की
की ऐसी हालत देखकर मुझे अच्छा लग रहा है। अरे मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि आलिशा की ये हालत दिन पर दिन देखकर मैं अंदर से कितना टूट रहा हूँ। अब तुम खुद ही बताओ अंजलि कि ऐसी हालत में मैं क्या किया जाए, क्योंकि मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अरे यहाँ धनंजय ऐसी हालत में है तो वहीं आलिशा को देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो वो अभी भी किसी सदमे में ही है। एक तो यहाँ पर धनंजय की हालत भी कितनी क्रिटिकल है। ना धनंजय यहाँ पर अपनी आंखें खोलने को तैयार है और दूसरी तरफ आलिशा भी अभी तक उसी ही सदमे में है। अब उसकी ये बात सुनते ही अब अंजलि मामी कहती है मुझे तो सच कहूँ अपनी बेटी के बारे में बहुत ही डर लग रहा है। और राजीव, एक बात और जो मुझे तुमसे पूछनी है, आखिर मैंने तुम्हारे पापा यानी कि देवराज गुलेरिया का क्या बिगाड़ा हुआ है? क्या तुम मुझे ये बता सकते हो? अब अंजलि की ये बात सुनकर अब राजीव हैरानी से उसकी तरफ देखता है। तो यहाँ पर अंजलि मामी कहती है मैं कुछ गलत तो नहीं कह रही हूँ ना राजीव? अरे मुझे तो ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर मैंने तुम्हारे पापा का क्या बिगाड़ा हुआ है? वो मुझे क्यों मार देना चाहते हैं? वो मुझे अपने रास्ते से क्यों हटाना चाहते हैं? मैंने उनका क्या बिगाड़ा है? अरे वो जिस तरह से मुझे पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं, तुम्हें याद है उस वक्त मुझे बचाने के लिए? सच कहूँ तो उस समय अगर करण और आलिशा ये दोनों नहीं आते ना तो सच में पता नहीं क्या हो जाता। अब यहाँ पर वो अंजलि अपनी बात को आगे बढ़ाती कि तभी अभी अंजलि ने इतना ही कहा था कि तभी भी यहाँ पर राजीव बीच में ही बोलते वक्त कहता है मैं समझ सकता हूँ अंजलि, तुम क्या कहना चाहती हो। इवन अगर मैं सच कहूँ तो थैंक्स टू करण एंड आलिशा कि वो सही समय पर पहुँच गए। वैसे एक बात बताओ अंजलि, धनंजय की क्या इस महीने की दवाई आ गई है? क्या तुमने वो दवाई कलेक्ट कर ली?